डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे वाल्दर पेंक का अपर्दन चक्र सिद्धांत। इसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। देखिए, डेविस के सिद्धांत की आलोचना में वाल्दर पेंक ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 1924 में पेंक ने डेविस महोदय के सिद्धांत के विरोध में अपनी पुस्तक मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स में अपर्दन चक्र का एक मॉडल सुझाया, जो कि मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस भू आकृतिक विश्लेषण, इसको हिंदी में कहेंगे, कहलाता है। इनकी कुछ मान्यताएं थी। जिस प्रकार डेविस ने माना था उसी प्रकार इन्होंने भी अपना कुछ मान्यताएं मानी। पहला ये कि स्थलाकृति का निर्माण जो है उत्थान एवं अपर्दन की दर से निर्धारित होता है। दूसरा, उत्थान के साथ ही अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कोई भी उठा हुआ भूभाग जो है आधार तल को प्राप्त करता है। उन्होंने जो है इटिवकुलुंग शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है विकास। पेंक ने अपर्दन चक्र के प्रारंभ होने के लिए एक नीची आकृति, ठीक है, एक नीची आकृति विहीन मैदान की कल्पना की, जिसे उन्होंने प्राइम रंप कहा, तथा अपर्दन के पश्चात बने मैदान को उन्होंने एंड रंप कहा। डेविस ने इसके लिए एंड रंप की जगह क्या काम लिया था? पेनी प्लेन, ठीक है। तथा एंड रंप में जो चट्टानी टीले पाए जाएंगे उनको इन्होंने इंसेलबर्ग कहा था, जबकि डेविस ने क्या कहा था? मोनेडनाक। ध्यान रखिए, तुलनात्मक मैं थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूं आपको। अब बात करते हैं हम अवस्थाओं की। किसकी? अवस्थाओं की। तो इन्होंने भी क्या किया था? 3 ही अवस्थाएं बताई थी। उत्थान की 3 तथा अपर्दन की 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। देखिए, आफस्ती जिंडे इटिवकुलुंग, दूसरी अवस्था थी ग्लिक फार्मिंग इटिवकुलुंग, और तीसरी थी आबस्ती जिंडे इटिवकुलुंग। देखिए, पहली और तीसरी में इसमें आ फे से फल वाला फे है, और तीसरी में आ बै से बकरी वाला बै है। बस इतना ही अंतर है। पहली है आफस्ती जिंडे इटिवकुलुंग तथा तीसरी है आबस्ती जिंडे इटिवकुलुंग। वैसे भी ध्यान रखिए, फे फल के बाद ही बै बकरी आता है। तो पहली अवस्था होगी आफस्ती जिंडे इटिवकुलुंग, दूसरी है ग्लिक फार्मिंग इटिवकुलुंग, और तीसरी है आबस्ती जिंडे इंटिवकुलुंग। तो आफस्ती जिंडे इटिवकुलुंग की बात करते हैं। इसको कहा जाता है बढ़ती दर से विकास। तो यह तीव्र उत्थान की अवस्था है। इसे घाटियों का ढाल जो है उत्तल पाया जाता है। इस अवस्था में उत्थान की दर अपर्दन की दर की अपेक्षा तीव्र होती है। जब उत्थान अधिक होगा, अपर्दन कम होगा, तो फलस्वरूप जो है निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है। मतलब धरातल ऊंचा उठता हुआ ही दिखाई देगा। इस अवस्था में जो है तलीय अपर्दन की क्रिया अधिक तीव्रता से होती है, वही वर्टिकल इरोजन। फलस्वरूप चोटियों की अपेक्षा घाटियों में अपर्दन अधिक तीव्रता से होता है। फलस्वरूप उच्चावच में वृद्धि होती है। इस अवस्था में तीव्र ढाल, सक्रिय वी आकार की घाटी, जलप्रपात, प्रक्षिकाएं या छिपिक्राएं जिनको कहें, आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसा कि डेविस ने भी माना है। ठीक है। दूसरा है ग्लिक फार्मिंग इंटिवकुलुंग, मतलब समान दर से विकास। इस अवस्था में क्या होता है? उत्थान व अपर्दन की क्रिया समान गति से होती है। फलस्वरूप जो है निरपेक्ष ऊंचाई क्या रहती है? समान रहती है। ढाल सम रहते हैं। इस अवस्था में निरपेक्ष ऊंचाई क्या रहती है? वही स्थिर या समान। इसको 3 उप अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। प्रथम उप अवस्था में जो है उत्थान की दर अपर्दन से अधिक होती है, फलस्वरूप निरपेक्ष ऊंचाई जो है बढ़ती है। द्वितीय उपावस्था में उत्थान व अपर्दन की दर समान रहती है, फलस्वरूप निरपेक्ष ऊंचाई भी वहीं की वहीं रहती है। तृतीय उपावस्था की बात करें तो उत्थान समाप्त हो जाता है, वह अपर्दन होने के फलस्वरूप निरपेक्ष ऊंचाई जो है घटती रहती है। तो देखिए, इसकी जो 3 उपावस्थाओं की बात करें तो दूसरी उपावस्था में तो निरपेक्ष ऊंचाई समान रहती है। प्रथम उपावस्था में निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती है। तो जितनी बढ़ती है
उतनी यूँ मान लीजिए कि तीसरी उपावस्था में घट जाती है। तो निरपेक्ष ऊंचाई ऑल ओवर क्या रही, समान रही। तो समान दर से विकास इस मुख्य ग्लिक फार्मिंग ट्यूबकुलुंग में होता है। तीसरा है आबस्ती जिंडे ट्यूबकुलुंग, मतलब घटती दर से विकास। इस अवस्था में अपर्दन की क्रिया की भूमिका बढ़ जाती है, फलस्वरूप इस अवस्था में घाटी का ढाल अवतल हो जाता है। जबकि आपस्ती जिंडे ट्यूबकुलुंग में ढाल क्या रहता है, उत्तल, जबकि इसमें घाटियों का ढाल क्या हो जाता है, अवतल। इस अवस्था में पार्श्ववर्ती अपर्दन के कारण, मतलब क्षैतिज अपर्दन के कारण जल विभाजक की चोटियों का तेजी से अपर्दन होने लगता है, फलस्वरूप निरपेक्ष ऊंचाई एवं उच्चावच दोनों में ही कमी आने लगती है। इस अवस्था के अंत में जो मैदान बनता है उसे पैंक ने एंड रम्प की संज्ञा दी, जिसका रूप डेविस के पेनी प्लेन के समान ही है। एंड रम्प में कुछ अवशेषी चट्टानी टीले पाए जाते हैं, उन्हें पैंक ने इंसेलबर्ग की संज्ञा दी थी, जिसका रूप डेविस के मोनेड नॉक के समान है। ठीक है, अब इसकी आलोचना की बात करें तो ट्यूबकुलुंग का प्रयोग किस संदर्भ में उन्होंने किया, इसका सही अर्थ क्या है, इसको पैंक भाई साहब ही जानते हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें जर्मन शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है, जिसके कारण इसमें जटिलता आ गई है, क्योंकि मूल रूप से यह सिद्धांत जो है जर्मन भाषा में ही दिया गया था। इसने पुनर्युवन की कोई स्थान नहीं दिया इन्होंने, बल्कि डेविस ने दिया था। यह मॉडल अत्यंत जटिल है। ठीक है, लेकिन गुणों की अगर बात करें तो इसके अंतर्जात एवं बहिर्जात दोनों बलों को समान महत्व इन्होंने दिया, जो इस सिद्धांत की एक प्रकार से विशेषता है। इनकी संकल्पना हालांकि डेविस के सिद्धांत से प्रेरित है, लेकिन डेविस के साथ साथ पैंक का भी भूआकृति विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, यहाँ लास्ट में एक लिख रखा है पुनर्युवन, अभी अपन ने आलोचना में पढ़ा था। तो पुनर्युवन क्या होता है, एक सक्रिय चक्र में, जैसे कोई अपर्दन चक्र सक्रिय है और उसमें अचानक से बाधा आ जाए, जैसे कोई बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, और वो चक्र क्या हो जाए, रुक जाए या नष्ट हो जाए, और उसके स्थान पर एक नया चक्र प्रारंभ हो, तो इस क्रिया को कहते हैं नवोन्मेष या पुनर्युवन। ठीक है, थैंक यू।